हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक मेथड किया था, गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस फॉर 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें वैल्यूज निकालने के लिए वेरिएबल की, तब हमने एक मेथड यूज किया था। वो कौन सा था? गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड हम करने जा रहे हैं सेम पर्पस के लिए, जिसमें 3 लीनियर इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल्स के साथ, हमें उन्हें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम जो न्यू मेथड यूज करेंगे वो कौन सा है? ट्रायंगुलाइजेशन मेथड या फिर एलयू डिकम्पोजन मेथड। दोनों ही नाम इसके हैं। डिकम्पोजन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, एलयू डिकम्पोजन मेथड, या फिर इसको ट्रायंगुलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। इस मेथड में 2 मेथड्स आते हैं। फर्दर 2 मेथड्स हैं, एक होता है डू-रिटल मेथड और दूसरा होता है क्राउट मेथड। तो जो आज की वीडियो रहेगी उसके अंदर हम सिर्फ डू-रिटल मेथड को समझेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी देखते हैं क्या होती है ट्रायंगुलाइजेशन मेथड की या एलयू डिकम्पोजन मेथड की। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n वेरिएबल। हमने क्या किया? कंसीडर किया एक सिस्टम n वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन n अननोन, वैल्यूज नहीं पता। इन द मैट्रिक्स फॉर्म नोटेशंस दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज दिस। अगर इसी सिस्टम को, इसी लीनियर इक्वेशन को अगर हम लिखें मैट्रिक्स के फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? ax इज इक्वल्स टू b। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। यहाँ पर जो ये a होगा वो क्या होगा? एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? 2x y माइनस 4z ऐसा कुछ होता है। इसका कोफिशिएंट होगा, सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे। मैट्रिक्स बनाई, उसके अंदर फर्स्ट लाइन लिखी x की, सेकंड लिखी y की और उससे नेक्स्ट लिखी z की। इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। एक लाइन यहाँ आएगी और एक लाइन यहाँ आएगी। क्यों? क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 इक्वेशंस है, 3 लीनियर इक्वेशन है तो 3x3 की मैट्रिक्स है। ए तो हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखेंगे। फिर क्या होता है? फिर आएगा x। x क्या होता है? x के अंदर मैट्रिक्स के जो अननोन वेरिएबल्स हैं यूज हो रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे किसी मैट्रिक्स में या किसी इक्वेशन में क्या दिया होता है? वेरिएबल x1 x2 x3 ऐसे दिया होता है। किसी में x y z दिया होता है। तो अलग अलग मेथड्स हो गए ना। जो भी अननोन वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ पे लिखे जाएंगे? x नाम के मैट्रिक्स में। और कैसे लिखे जाएंगे? x वाली मैट्रिक्स में इस तरह x y फिर z। फिर जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है वो आती है बी। बी मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं? बी मैट्रिक्स इज द कॉन्स्टेंट्स। बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स होती है। कॉन्स्टेंट है 2x + y - 4z। लेकिन ये इक्वेशन इतनी तो नहीं है, कंप्लीट तो नहीं है ना, जब तक इसके इक्वल में कुछ ना हो। मैंने अब कह दिया 2x + y - 4z = 12 होता है। तो जो ये 12 है ना, ये कॉन्स्टेंट में काउंट होगा और इसकी मैट्रिक्स अलग बनेगी जिसको हम नेम देंगे बी। इन द ट्रायंगुलाइजेशन मेथड द स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ऑब्वियस है, ये तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी और 3x3 स्क्वायर होता ही है। इधर फैक्टराइज एंड डिकम्पोज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैट्रिक्स। अब जो ये ए मैट्रिक्स बनी है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम डिकम्पोज कर देंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में। कोई 2 प्रोडक्ट मैट्रिक्स हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स है, उसके अंदर इसे हम डिकम्पोज कर देंगे। एक तो है L, दूसरी है U। L का यहाँ पर जो मीनिंग है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U से क्या मीनिंग है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, रिलेट कर रहे होगे ना कि ट्रायंगुलाइजेशन मेथड नाम क्यों है इसका? क्योंकि इसके अंदर हम A नाम से जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं L में और U में। L का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डज वी राइट A एज A = LU। अब हमने क्या करा? L और U 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था ना उसको, A मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में। ये देखो L और U मल्टीप्लिकेशन में है ना, और किसके इक्वल जा रहे हैं? A के, क्योंकि इसी से तो डिकम्पोज करा है हमने, A से तो डिकम्पोज करा है और उसी के इक्वल होगा वो। L मैट्रिक्स कैसे बनती है? L मैट्रिक्स में जो लोअर ट्रायंगुलर होता है, इस तरीके से लोअर ट्रायंगुलर शेप होती है जिसके अंदर वैल्यूज हो, बाकी सब 0। U कैसे बनता है? जिसके अंदर अपर ट्रायंगल की मैट्रिक्स हो। ये देखो अपर वाले ट्रायंगल की मैट्रिक्स है यहाँ, बाकी सब 0। नाउ मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स LU decomposition comparing the corresponding elements. Resultant matrix will be elements of matrix A. We obtain the equation for them. अब हम क्या करेंगे? A = LU तो है, ये L है, ये U है, और इसको A के इक्वल रखेंगे जो A की वैल्यूज थी, कोफिशिएंट निकाले थे हमने। फिर उसके इक्वल जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी उसके यूज करके, उन सब का यूज करके L11 L21 L31 L22 और U1 U12 U31 जितने भी ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे।
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिक सॉल्यूशन लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, LII या फिर UII का यूज कर रहे हैं, मतलब हर बार वैल्यू डिफरेंट आएगी। Hence there are the following two methods। अब टू मेथड्स है, मैंने आपको पहले बताया था, एक तो होता है डूलिटल मेथड और दूसरा होता है क्राउट मेथड। आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ डूलिटल मेथड करेंगे। देखते हैं फर्स्टली डूलिटल मेथड क्या होता है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड, डूलिटल मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वी टेक L11 is equals to 1. The coefficient matrix of A is decomposed into the product of lower triangular matrix L is the diagonal element are unities. Upper triangular matrix U. This method is called the Doolittle method. देखो डूलिटल में और क्राउट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेम मेथड होते हैं बिल्कुल, क्योंकि ट्रायंगुलराइजेशन की मेथड है। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या आता है, जो L ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसमें डिफरेंस आता है। जब हम डूलिटल मेथड का यूज करते हैं तब हम जो मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं या फिर यूज करते हैं जिस मैट्रिक्स का मोस्टली जो यूज करते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे बना देते हैं उस इक्वेशन को कि लोअर ट्रायंगल तो बनेगा, नो डाउट, लोअर वाला ट्रायंगल तो है, वो तो फिक्स है, बाकी सब जो जीरो एलिमेंट्स थे वो भी फिक्स है, लेकिन बस जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ना उस पे आप 1 1 1 फीड करोगे, 1 1 1 डायगोनल में, बस इतना सा डिफरेंस आता है। लेकिन क्राउट मेथड में जो आप यूज करोगे उसमें आप यू वाले पे मैनिपुलेशन करोगे, अपर वाला जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो बनेगा, लोअर में जो उसकी जीरोस आ रही है बाकी सारी वैल्यू वो भी बनेगी, लेकिन डायगोनल 1 आएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। ऐसी इक्वेशन आपको गिवन होगी 3 इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन आप कर भी चुकी हो गॉस एलिमिनेशन मेथड में, तो फ्रेंडली हो गए इस इक्वेशन से। ये इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन में क्या होगा, जो ये A है, A11, A21, A31, 12, A22, A32, जो ये वैल्यूज है ना A की, वो किस में जाएगी, A की मैट्रिक्स में जाएगी। A की मैट्रिक्स में हम इन वेरिएबल्स को लेते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं किसी भी वैल्यू वेरिएबल के। अब x एक वेरिएबल है, यहाँ पर तो x1, x2, x3 दे रखा है, तो उसके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होंगे ना उन्हें हम लेंगे A मैट्रिक्स में। अब फर्स्ट वाली लाइन के क्या क्या हमें कोफिशिएंट मिल रहे हैं, A11 है, A12 है, A13 है, लिख लिया, A21 है, A22 है, A23 है, वो भी लिख लिया, A31 है, A32 है, A33 है, लिख लिया, A मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। फिर x वाला जो मैट्रिक्स हम लेते हैं उसके अंदर क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स को लिखते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं इसमें, x1 है, x1, x2 है और x3 है, सिर्फ 3 ऐसे वेरिएबल है ना जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको हम x में लिखेंगे। फिर आता है बी में क्या लिखते हैं, जो रिजल्टेंट आती है ना वो लिखते हैं हम बी में, B1, B2, B3, कि इस इक्वेशन के रिजल्टेंट में ये है। अब हमने फॉर्म करी थी, देखी थी ना फॉर्म थ्योरी में कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स में हम लिखते हैं AX इज इक्वल्स टू B। यहाँ पे हम क्या करेंगे, A को X से मल्टीप्लाई करो वो B के इक्वल आएगा, और वैसे आएगा A को आप X से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन किसके इक्वल है, B1 के। फिर नेक्स्ट वाले लाइन को इस x से मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन बनेगी, और ये किसके इक्वल है, B2 के। तो ये चीज तो प्रूफ हो गई ना कि इक्वेशन ऐसी राइट होती है जो मेन फॉर्म होती है मैट्रिक्स में, AX इज इक्वल्स टू B। फिर हम क्या करते हैं, नाउ एक्सप्रेस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब जो ये मैट्रिक्स की फॉर्म थी AX इज इक्वल्स टू B, उसको थोड़ा सा चेंज किया हमने अब लिख लिया कि A जो है वो किसके इक्वल है, LU की इक्वल है। L मैट्रिक्स बनाई, U मैट्रिक्स बनाई। L मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसमें सिर्फ जो लोअर ट्रायंगुलर होगा वो बनेगा, लोअर वाले पार्ट में ट्रायंगल बनेगा और बाकी सब वैल्यू 0 होंगी। लेकिन हम डूलिटल मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, U वाला एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, अपर ट्रायंगुलर बनेगा और नीचे वाले वैल्यू जो है 0 रहेंगी। और ये किसके इक्वल रहेगा, A के इक्वल रहेगा। इसमें पुट करो इसको, A इक्वल है और L और U को मल्टीप्लाई किया, L और U हम क्या करते हैं, वैल्यूज को इक्वल रखते हैं, और L और U जो दोनों मैट्रिक्स थे उसको हमने मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स बना ली। अब मल्टीप्लिकेशन तो आई होप आपका आती ही होगी, मैट्रिक्स आपने किया होगा, 11th 12th क्लास में आपने मैट्रिक्स तो किया ही होगा, तो बस आपने जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट्स आते हैं उनसे वैल्यूज निकालते हैं, नेक्स्ट में पुट करते हैं, सेकंड वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखो, ये U1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, A11 के, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। ये U12 किसके इक्वल है, A12 के, वैल्यू निकल जाएगी। ये किसके इक्वल है, A13 के। फिर अब ये देखो U11 किस में यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है एलिमेंट, A21 है। अब U11 की वैल्यू आप यहाँ यूज कर सकते हो जिससे ये वैल्यू निकल जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू भी निकल सकती है, और ये मिल गई तो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। ऐसे कर करके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपको वैल्यू मिल जाएंगी।
ये देखो इस वाले इक्वेशन में इसने ये कंपेयर करके दिखाया, कंपेयर करा फर्स्ट रो को, तो ऐसे लिखोगे u11 इसके इक्वल है u12 की वैल्यू ऐसे निकलेगी, u13 की वैल्यू ऐसे निकलेगी। सेकंड में आप जो फर्स्ट कॉलम को अप्लाई कर रहे हो वो कैसे निकलेगा, फिर सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, इस तरीके से वैल्यूज निकाल रखी है। एक बार आप इसे चेक करो, बाय चांस आपसे नहीं है ये समझ में आ रहा तो जिस मेथड से मैंने आपको बताया कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लो और एक दूसरे के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि इसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे। एलयू मेथड में जितने भी मेथड्स आएंगे सबका एग्जाम्पल करेंगे हम। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब एल और यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी, नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एल एंड यू आर नॉन टू। ए किसके इक्वल है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये हमने देखा था ना ये इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू बी ये क्वेश्चन में गिवन फॉर्म थी और इसमें हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी एल यू। अब इक्वेशन क्या बन गई, एल यू मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब हमने यहाँ से एल को अलग कर लिया और यू एक्स को अलग कर दिया, बी के इक्वल आ गया। ठीक, फिर हमने क्या करा नेक्स्ट, यू एक्स जो अलग से था ना, इसको अलग अलग करने की वजह, क्योंकि 3 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, इसलिए हमने एक और मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली यू एक्स की जगह। अब यहाँ यू एक्स की जगह z आएगा, l ये वाला, और यू एक्स की जगह z इज इक्वल्स टू b। और जो z मैट्रिक्स हमने लेट किया वो कौन सी मैट्रिक्स है, z1 z2 z3। फिर नेक्स्ट काम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज को, l मल्टीप्लाई z है इक्वल्स टू b है। l वाले मेथड में हमें सबकी वैल्यू पता है, b1 b2 b3 की वैल्यू पता है, b1 b2 b3 की वैल्यू पता है। फिर हमने क्या करना है, z1 z2 z3 की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे L वाली मैट्रिक्स को Z मैट्रिक्स के साथ, और B वाली वैल्यूज भी पता है, L वाली वैल्यूज भी पता है, तो इजीली पुट करके वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी Z1 Z2 Z3 की। फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमने लेट किया था ना कि U x किसके इक्वल है, Z के, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता है, U की वैल्यू पता है और Z की वैल्यू पता है। अब यहाँ से X वाली मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे, U मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू Z। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इधर वैल्यू पुट करो जो भी निकली है, फिर x1 x2 x3 की वैल्यू निकालो। इस वे से इक्वेशन बनेगी और वहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का मेथड, एलयू मेथड, एलयू डिकम्पोजन मेथड और ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। उसके अंदर भी आज हमने फर्स्ट मेथड किया, डू रिटर्न मेथड। तो अगर इस मेथड को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।